ठीक है, समझ में आ गया आपको, है ना। तो उसके बाद जो है कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि 3 साइंटिस्ट जिन्होंने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, डेरेस प्लास पराजिनी, उसके बाद थे ओपन आर्डेन, राइट, और लास्ट में कौन थे जिन्होंने प्रूव किया था बॉटल नेक पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उनका नाम क्या था, पाश्चर, है ना। इन्होंने इस बात को साबित किया कि नहीं भाई कभी भी लाइफ जो है अपने आप नहीं आती है, लाइफ को आने के लिए पहले से ही किसी न किसी लाइफ को एग्जिस्ट होना पड़ता है। लेकिन वो पहला लाइफ कहाँ से आया था उसके बारे में कोई थ्योरी नहीं दी गई। लेकिन उस समय 2 साइंटिस्ट थे, ओपेन और हार्डेन, जिन्होंने बताया कि लाइफ जो आई है वो किसी न किसी नॉन लिविंग थिंग से ही आई है। कैसे आई है? क्योंकि उस समय कंडीशन ही कुछ अलग था। क्या आज के कंडीशन में नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ आ सकती है क्या? तो आंसर है नहीं। उस समय कैसे आई? क्योंकि उस समय का जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल अलग था। उस समय का टेम्परेचर अलग था, उस समय का एनवायरनमेंट अलग था, उस समय का प्रेशर अलग था, उस समय की ज़रूरतें अलग थी। अभी जब सब कुछ हो चुका है तो बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर इंसान को बोले क्या इंसान खुद को गुफाओं में रहना शुरू कर सकता है, तो बड़ा मुश्किल है। उस समय ज़रूरत थी जमानी, उस समय एनवायरनमेंट ही ऐसा था, उस समय हम भी वैसे थे, तो हमें गुफाओं में रहना पड़ा। लेकिन आज हम कहाँ रहते हैं? घरों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, या फिर किसी लाविश बंगलों में रहते हैं, राइट। तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया है? चेंज हुआ है इन द ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। सेम वे यहाँ पर ह्यूमन के साथ ही हुआ है, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर लाइफ के साथ ही हुआ था कि जब लाइफ पहली बार जब आना शुरू हुई थी तो उस समय का एनवायरनमेंट ही अलग था, तो उस समय बड़ी मेहनत करनी पड़ी लाइफ को अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए। लेकिन एक बार लाइफ आ गई तो अब जब एक बार लाइफ आ गई तो सारा सिचुएशन चेंज हो गया। अब वापस से नॉन लिविंग थिंग से लाइफ को लाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये थियरी ऑफ पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया का थियरी को चला के इसको 2 साइंटिस्ट ने मिलकर से समझाया था, रिचर्ड एंड अर्नीनियस, ठीक है। इनके हिसाब से कि जो लाइफ है वो अर्थ पे आया ही नहीं था, लाइफ की शुरुआत अर्थ पे हुआ ही नहीं था, ओरिजिनेट अर्थ पे हुआ ही नहीं था। लाइफ जो है स्पेस से ट्रैवल करते हुए हमारे पास आया था, यानी स्पोर्स, लाइफ के कुछ छोटे छोटे कण स्पोर्स हमारे अर्थ तक पहुंचे और वहां पर स्पोर्स के कारण लाइफ ने जन्म लिया इस पृथ्वी पर। बट क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा तो संभव है ही नहीं, क्योंकि आपका जो स्पेस है वो ना जाने किसने कॉस्मिक रेडिएशन से भरा हुआ है। दूसरा, आपके स्पेस का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, समझ में आ रहा है आपको? तो वहाँ पर रहना और वहाँ से ट्रैवल करते हुए आना, ये कुछ सोचने वाली बात तो लगती है और बिल्कुल भी किसी तरीके से लॉजिकल तो नहीं लगती है, ठीक है। सो प्रपोज्ड बाय रिचर्ड एंड स्पॉयल, सपोर्टेड बाय अर्नीनियस, according to this theory, life has not originated on Earth, rather spores of life have migrated to Earth from some other planet. Certain scientists criticize the theory by saying that spores of life cannot survive in the outer atmosphere because of the extreme dryness, high temperature, and UV radiations. Then आते हैं ओपारिन हार्गेन्स थ्योरी ऑफ लाइफ। आज की जो लाइफ है कि लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट होता, उसकी थ्योरी देने वाले कौन थे? हीकल थे। कौन थे बेटा? हीकल। याद है अर्नस्ट हीकल? पढ़ा होगा आपने शायद बायोलॉजी का। अर्नस्ट हीकल जीव ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, कितना? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अर्नस्ट हीकल, ठीक है। उन्होंने जो भी आइडिया थे रफ आइडिया दिया, लेकिन उसको रफ आइडिया को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का काम किसने किया? 2 साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया और 2 साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी किया। हार्डेन एंड ओपारिन, इन दोनों ने इसको एक्सप्लोर किया कैसे कैसे होता है, लेकिन बोलना और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना अलग अलग बात है। तो एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? यूरे एंड मिलर। अंडरस्टूड? तो यूरे और मिलर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कैसे आपके नॉन लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक मटेरियल आए और वो ऑर्गेनिक मटेरियल कंबाइन हुए और क्या बना पाए? एक छोटा सा पहला ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो
इसको बोलते हैं केमिकल थियरी ऑफ लाइफ या फिर इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल थियरी ऑफ लाइफ और सिंथेसिस, इसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक थियरी। ठीक है, इन्होंने बुक कौन सा लिखा बेटा? ओरिजिन ऑफ लाइफ। आपको ये वर्ड कहीं से याद आ रहा है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज हमने पढ़ा था 10th में। तो 10th में जो आपने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज दिया था वो किसने लिखा था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लिखा था। और जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ये थियरी किसने दिया था? ओपारिन ने दिया था। किसने दिया था? ओपारिन। ये सारे नाम आपको आने चाहिए, अंडरस्टूड? सारे नाम किसने कौन सी थियरी लिखी, उसने कौन सा बुक लिखा, बुक का नाम क्या था, कौन सी ईयर में लिखा, वो सब आपको आना चाहिए। ठीक है। अलेक्जेंडर आई ओपारिन was a Russian biologist. He wrote the book Origin of Life. Halley was an English physiologist who later on settled in India in Bhubaneswar. He wrote the book The Enzyme. Enzyme word किसने enzyme का book किसने लिखा था? Halley ने। और The Origin of Life की book किसने लिखा था? Oparin ने लिखा था। ये नाम आपको आना चाहिए। देखिए इस थियरी के हिसाब से है क्या कि भाई लाइफ की शुरुआत, पहली जो लाइफ आई थी इस दुनिया में, इस अर्थ पे जब पहली बार लाइफ एग्जिस्ट हुआ था वो सडनली एग्जिस्ट नहीं हुआ था। हुआ किसका है भैया? ये सिलेंडर किसका है? रॉकेट लॉन्चर किसका है? ये किसी का है? नहीं है। लाते बड़ा बड़ा बॉटल फिर से बाहर निकालते चल देंगे, धाड़ दूर बड़ा फूल मिलेगा, दिवाली में निकाल देते हैं। मुझे याद लगा दो पड़ जा, मैं भी रहता यार, मैं रहता हूं बाहर बैठ के अंदर। आपको पता नहीं कैसे करना है। इनके थ्योरी के हिसाब से भाई लाइफ की शुरुआत नॉन लिविंग से ही हुई है, लेकिन जैसा हम सोच रहे हैं वैसा तो नहीं है। हुआ क्या होगा? उस समय का एनवायरनमेंट कैसा था? उस समय का एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन था ही नहीं, पूरा रिड्यूसिंग था। लेकिन ऑक्सीजन था लेकिन गैस के फॉर्म में था। ऑक्सीजन किसी डिफरेंट फॉर्म में था, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ऑक्सीजन जो है कंबाइंड फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में था। क्योंकि पानी की बिना लाइफ तो संभव ही नहीं है। पानी बहुत सब, पानी कहाँ से आया इसके ऊपर अलग अलग थियरी है, जिसमें सबसे कॉमन थियरी ये है जब हमारा अर्थ बना था तो अर्थ के ऊपर एक टाइम आया जब बहुत सारे मीटियोर ने क्या किया? अटैक किया था। बहुत सारे मीटियोर ने हमारे ऊपर अटैक इन्वेड किया। तो जब मीटियोर आते थे तो साथ में क्या लाते थे? पानी भी लाते थे, लैक्स ऑफ लीटर्स। तो ऐसे हर दिन हजारों लाखों मीटियोर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमारा अर्थ क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली वो क्या हो रहा था? हमारे अर्थ को बर्बाद करने के लिए था, वो हमारे अर्थ को पानी से भरने के लिए था। धीरे धीरे समय, लेकिन एक लंबे टाइम में हमारा अर्थ पूरा पानी से काफी हद तक भर गया था। और लाइफ की शुरुआत के लिए पानी का होना बहुत जरूरी था। तो ऑक्सीजन नहीं था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई था। पानी के अंदर का टेम्परेचर ठीक है, लेकिन पानी के बाहर का टेम्परेचर काफी ज्यादा था। तो ऑब्वियसली लाइफ को आने के लिए लैंड तो नहीं चाहिए, फिर पहले क्या चाहिए? पानी। क्योंकि टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री के आसपास था। वोल्केनिक इरेक्शन हो रहा था, राइट? हर जगह पूरा लावा फैला हुआ था। मतलब अगर आज से अगर उस समय आपको भेजा जाए तो आप शायद 10 सेकंड में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए होता है स्टेबिलिटी। और जहाँ पर कोई चीज़ स्टेबल ही नहीं है वहाँ पर लाइफ भी कभी स्टेबल नहीं हो सकती। ये याद रखना। लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है? स्टेबिलिटी चाहिए होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके पास था? प्लैनेट अर्थ के पास था। ठीक है। उस समय का एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग टाइप था और गर्मी काफी ज्यादा थी। हुआ क्या होगा? कुछ एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, जो कि पानी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग फॉर्म में, वो आपस में क्या हुए होंगे? कंबाइन हुए होंगे। तो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बनाया? सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लिया। क्या बना लिया? सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उस समय के एनवायरनमेंट में कंबाइन हुए। लाइट नहीं होती थी, टेम्परेचर काफी ज्यादा था, ठीक है। तो उस समय सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कंबाइन हुआ, क्या बनाया उन्होंने? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या बनाया? ऑर्गेनिक
कहानी हफ्ते नहीं चलेगा, ऑब्वियसली टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो वो जो आपके सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कंबाइन हो क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे अमोनिया, मीथेन और न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, राइट, ये सारे कंपाउंड बनने शुरू हो गए। और ये सारे कंपाउंड क्या हो गए, एक जगह जमा होते थे, ऐसे कुछ कंपाउंड रखने चारों तरफ क्या बना थे, एक बाउंड्री बना ली। बाउंड्री किसकी थी, प्रोटीन की बाउंड्री थी। जैसे हमको पता है हमारे सेल के आजू बाजू क्या होता है, प्रोटीन का लेयर होता है ना, फॉस्फोलिपिड लेयर, जो प्रोटीन में होता है, तो ऐसे प्रोटीन की बाउंड्री बनाई। और इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ है, आपका सेल इवॉल्व हुआ है। जो मैंने बाउंड्री की बात की, इसमें दो अलग अलग थियरी आएगी। इसमें एक थियरी आएगी कोइसरवेट थियरी, एक आएगा माइक्रोस्फीयर थियरी। फिलहाल हमारा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। देखिए, the atmosphere was reducing type, no oxygen was available. Whatever oxygen was present, it was in the powder form, that is in the form of metal oxides. There was no ozone. Temperature was very high. There was abundance of methane, ammonia, hydrogen and water vapors. The above mentioned molecules combined to form complex biomolecule in water in presence of heat, in presence of lightning, in presence of heat, in presence of lightning, in presence of UV rays and X-rays. ये सब कुछ चाहिए था. Life originated in water because water is an excellent solvent. We know that water is called as universal solvent. हर चीज में क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, भले ही 0.01% ही क्यों ना हो, होता है ना, राइट, डिसॉल्व होता है. Life originated in water because life is an excellent solvent and provide maximum chances for molecular interaction. अच्छा, जानते हैं वैसे जब केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी ड्राई केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं, कभी नहीं करते. तो कौन सा फॉर्म होना चाहिए, मॉइस्ट फॉर्म होना चाहिए. तो वाटर भी मॉइस्ट था, जितने भी कंपाउंड थे फटाफट आपस में क्या कर रहे थे, वो रिएक्शन करके बहुत सारे नए मॉलिक्यूल्स बना रहे थे. तो यहाँ पर वाटर जो है इनके रिएक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट बन गया. ओके, स्टेप देखिए, पहला क्या था, एटॉमिक फेज, सिंपल मॉलिक्यूल, जिसको मैंने एलिमेंट में बोला था. बाद में क्या आता है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बाद में क्या आता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. मैंने ये बोला था, एलिमेंट, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सिंपल एंड फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब देखो कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले इसमें हम लोग ये पढ़ने की बात करेंगे, एटॉमिक फेज. अर्थ had innumerable atoms of hydrogen, oxygen obviously free form में नहीं था, पानी के फॉर्म में था, राइट, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस. ये एलिमेंट का नाम आपको आने चाहिए. ये ऐसे एलिमेंट है जो लगभग हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं. These are essential for the formation of protoplasm. ध्यान देना, free atoms combine to form simple molecules such as hydrogen, nitrogen, water vapor, methane, ammonia, carbon dioxide. Hydrogen atoms were most numerous and most reactive in primitive atmosphere. वैसे हम जानते हैं पूरे स्पेस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस बनी हुई है, हाइड्रोजन गैस, राइट. हाइड्रोजन गैस सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है, जिससे हम लोग अगर रिएक्शन देखें तो प्रोटॉन का काम करता है. इट इज अ प्रोटॉनिक रिएक्शन, राइट. और सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी लगभग 1 ही माना जाता है इसका. ठीक है, अगर आइसोटोप नहीं है तो हाइड्रोजन पूरा भरा हुआ था. हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन विद ऑल ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, एंड जो बचा कुछ अगर कोई दूसरे फॉर्म का ऑक्सीजन रहा भी होगा तो कंबाइन होकर क्या बन गया, वो वाटर बन गया. अगर किसी दूसरे फॉर्म में ऑक्सीजन है, यानी कंबाइन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन, है ना. तो हाइड्रोजन
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाइड्रोजन किस रिएक्शन कर लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लिया। क्या बना लिया उसने, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाइड्रोजन आल्सो कंबाइंस विद नाइट्रोजन एंड फॉर्म्स अमोनिया। तो हाइड्रोजन कार्बन से कंबाइन होकर बना रहा है अमोनिया, सॉरी मीथेन। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कंबाइन होकर क्या बना रहा है, अमोनिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बना रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है, ये सारे मॉलिक्यूल बनते जा रहे हैं। Primitive atmosphere was reducing atmosphere means without free oxygen, unlike the present oxidizing atmosphere with the free oxygen. आज के टाइम पे हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है। So water and ammonia were probably the first molecule of the primitive earth. तो पानी यानी water and ammonia का क्या मान सकते हैं, पहला primitive biomolecules। तो important question यही बनता है कि पहला primitive biomolecule क्या था, तो वो आएगा आपका water and ammonia। ये सब तो आप जानते ही हैं। फिर देखिए और क्या क्या हुआ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स बनाया। क्या बनाया बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नाइट्रोजन और बाकी कंपाउंड ने मिलकर नाइट्रोजन बेसिस बनाए। आपको पता है हमारे पास 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनाइन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एक होता है यूरासिल। 5 होते हैं ना, राइट। 2 होते हैं थायमिन के, 2 होते हैं आपके प्यूरिन के, और 3 होते हैं पायरिमिडिन के। ठीक है, अमीनो एसिड्स बन रहे हैं और क्या बन रहा है बेटा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। सिंपल शुगर कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, जैसे सिंपल शुगर एग्जांपल क्या दिया देखो, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ग्लूकोज, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। नाइट्रोजन बेसिस जैसे प्यूरिन, पायरिमिडिन, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड। अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं, फैट्स बना रहे हैं। तो धीरे धीरे से ये सारे के सारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, वो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, फैट, सब क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये दोनों आपके जो है ना, ये तीनों नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। क्या ये नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, ये क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये भी क्या आपका नाइट्रोजन बेसिस ही है। ओके, आगे बढ़ो। Torrential rains must have fallen। Torrential का मतलब क्या होता है, जिसमें से अचानक से बारिश होती है, जिसमें भर भर क्या होता है, अमोनिया। उस समय हवा में क्या था, अमोनिया भर भर था, तो अमोनिया की वजह से क्या होता है, कंबाइन होता है, तो उससे क्या होती है, बारिश, दबा के बारिश होती है। आपने भी उसको महसूस किया जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 3-4 पानी के बाद एक बार तो बारिश हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा वाटर वेपर क्या होता है बेटा, इवोपरेट होता है कि कंडेंस होने के बाद एटमॉस्फेयर पूरा सैचुरेट हो जाता है, और आपका सैचुरेशन जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर क्या बन जाता है, आपका क्लाउड, और वहीं बारिश हो जाती है। उस समय का एटमॉस्फेयर ऐसा ही था, लेकिन बारिश में अमोनिया गैस की बारिश होती है, पानी के साथ कंबाइन होकर उसने बहुत सारे एसिड्स एंड बेसिस को फॉर्म किया था। एज द वाटर रश डाउन, जब पानी ऐसे बहता है तो ऑब्वियसली मिट्टी से बहेगा, रॉक से बह रहा होगा, राइट। तो सारा का सारा डिसॉल्व पार्टिकल, जो भी मिट्टी के पार्टिकल हैं, रॉक के पार्टिकल, सब डिसॉल्व हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके पानी में क्या मिक्स हो जाएगा, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे सॉल्ट्स पानी में क्या हो रहेंगे, मिक्स हुए रहेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे क्या बन गया होगा आपका ओशियन। क्या बना होगा, ओशियन। एंशिएंट ओशियनिक वाटर, पहले के ओशियनिक वाटर में भर भर के क्या था बेटा, अमोनिया, मीथेन, ये क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड, राइट, नाइट्राइड, कार्बाइड्स, और बहुत सारे गैसेस और एलिमेंट्स थे। पहले के ओशन में ये सारी चीजें थी। आज का ओशन और उस समय के ओशन में काफी फर्क था। आज के ओशन में लाइफ है, आज के ओशन में डिसॉल्व ऑक्सीजन है, आज के ओशन में बहुत सारे मिनरल ऑयल्स हैं। लेकिन उस समय के टाइम पे कुछ भी था, लाइफ में नहीं था बेटा, तो मिनरल ऑयल कहाँ से आएगा, बिकॉज मिनरल ऑयल को हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, और फॉसिल के लिए लाइफ का होना बहुत जरूरी है। कॉमन सेंस यूज करना है अपने, ठीक है।
ये देखिए कैसे हुआ है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि आपका देखिए जो स्क्रीन पे ध्यान देना, ये क्या है बेटा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या बना बेटा, शुगर, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। मीथेन, साइनाइड, अमोनिया एंड वाटर। ये क्या बना है, फ्यूरिस एंड पायरिमिडीन। अमोनिया सॉरी मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या बना है, तो आप देखोगे लगभग यही चीजें मिलकर अलग अलग चीजें क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझा आपको? तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई लाइफ की शुरुआत नॉन लिविंग से ही की है। पहले लोग ये बोल रहे थे लाइफ की शुरुआत नॉन लिविंग से हुई, अचानक से आपने गेहूं रखा, कपड़ा रखा, चूहा आ गया। वो तरीका गलत था, उनका आंसर सही था लेकिन उनका लॉजिक क्या था, रॉन्ग। ऑब्वियसली लाइफ की शुरुआत पहली बार नॉन लिविंग से हुई है, यानी ए बायोजेनेसिस थ्योरी वो सही था, लेकिन थ्योरी मतलब वर्ड सही था, लेकिन उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था कि देखो आ गया लाइफ, चूहे से चूहा आ गया, बारिश में मेंढक होते हैं, बारिश में पानी गिरे तो मेंढक आ जाते हैं, ठीक है, समझा आपको? मटर रख दो उसमें मक्खी की बच्चे आ जाएंगे, ये सब लॉजिकल है, वो सेंस नहीं बनता था, ठीक है। हालांकि लाइफ की शुरुआत नॉन लिविंग से ही हुई, राइट, लेकिन उनकी थ्योरी नहीं थी, ये थ्योरी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो धीरे धीरे पूरा पानी क्या बन गया, आपका ओशन क्या बन गया था, सूप जैसा बन गया। सूप के कैसे क्वेश्चन डिफरेंस होते हैं, अभी आप जो मंचाओ सूप पीते हो वो घटिया होता है, आई एम सॉरी बोलिए भाई, अभी भी मंचाओ सूप मंचूरियन सूप घटिया होता है, लेकिन हां मतलब सूप का मतलब क्या होता है, लिक्विड होना चाहिए जिसमें बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स होने चाहिए, राइट, वो सब पानी में था, और पानी इसमें गर्म भी था, उसमें पानी हल्का सा गर्म भी था, तो ये कैसा हो गया, सूप हो गया, ब्रॉथ जैसा हो गया। ब्रॉथ पता है आपको, राइट, ब्रॉथ मतलब गर्म पानी के अंदर डिसॉल्व चीज दूसरा होता है ब्रॉथ। जैसे मम्मी क्या करती है, हमने देखा छोटे बच्चों को दाल नहीं पिलाएगी, दाल का पानी पिलाती है, तो ब्रॉथ होता है क्योंकि इसमें सारे मिनरल्स क्या हो चुके हैं, डिसॉल्व हो गए, ठीक है। तो ऐसे सूप को हल्दे ने क्या नाम दिया, प्रीबायोटिक सूप और डाइल्यूट सूप। तो प्रीबायोटिक सूप ये वर्ड किसने दिया, हाल्डेन ने दिया, हाल्डेन ने। और एक और क्या नाम दिया था बेटा, एक और से कौन सी बुक लिखी थी हाल्डेन ने, अंडरस्टूड। द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखा था, और पायरेट ने लिखा था, ठीक है, भूलना नहीं। अब देखो एक बार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया, एक बार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया तो उसको वो खत्म जल्दी, वो मरता नहीं जल्दी, क्योंकि किसी भी चीज को सड़ने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। अब ये एंजाइम मिला तो बने ही नहीं थे, तो जो लाइफ जो धीरे जो बायो मॉलिक्यूल थे लंबे समय तक क्या थे, उसी पानी में सस्टेन कर रहे थे। क्योंकि किसी भी चीज को डिग्रेड करने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स के पास क्या होता है डिग्रेड करने के लिए, एंजाइम्स। उस समय ना माइक्रोब्स थे ना एंजाइम्स थे, तो जो बायो मॉलिक्यूल थे वो जल्दी डीजनरेट नहीं हो रहे थे, लंबे समय तक ऐसे ऐसे ही पड़े हुए थे, ठीक है, अंडरस्टूड। सो देयर डिग्रेडेशन, ये तो आपके मॉलिक्यूल बदल गए, ठीक है। यहाँ पर once formed organic molecules accumulate in water because their degradation was extremely slow in the absence of any life or enzyme catalyst, okay। बहुत सारे चीजें और भी बनने लगी, जैसे कि जैसे देख लो अमीनो एसिड, फैटी एसिड, हाइड्रोकार्बन, प्यूरिन, पायरिमिडीन बेसेस, सिंपल शुगर्स, other simple organic molecules accumulated in the ancient seas. The behavior atmosphere, electric discharge, atmospheric na, renewable atmosphere, electric discharge, lightning, solar energy, ATP and polyphosphate might have provided the source of energy. ये रिएक्शन जो हो रहे थे आपको तो कब रिएक्शन हो कैसे रहे थे, क्योंकि रिएक्शन को होने के लिए चाहिए एनर्जी, राइट। एनर्जी कहाँ से मिल रही थी, लाइटनिंग से, लाइटिंग तो उसमें जरूरत होती है, हो रही थी, ठीक है। दूसरा उसमें गर्मी भी थी, है ना, कभी वोल्टेज रिडक्शन में बहता हुआ लगा कहाँ चला गया पानी में, पानी गर्म हो गया, उस हीट से क्या मिलती थी एनर्जी, कुछ एटीपी मॉलिक्यूल्स बने हुए थे, क्योंकि एटीपी का मतलब बायो मॉलिक्यूल है, राइट, उससे क्या मिल रही थी एनर्जी, या कुछ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहे थे, बिजली जब गिरती थी, राइट, तो उससे क्या होता था। आपको पता है आज भी आपके एटमॉस्फेयर में बादलों में जब बिजली क्या होती है, चमकती है, तो उसमें वहाँ भी क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं। आपके पानी के अंदर बहुत सारी गैसेस क्या हो जाती है,
डिसॉल्व हो जाती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होकर बनाता है कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है नाइट्रिक एसिड, और वो एसिड की फॉर्म में करता है हमारे अंदर आते हैं। ये कॉमन है बेटा, ये होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो सॉइल होना चाहिए वो हल्का सा क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, वरना वो ग्रो नहीं होगा कुछ भी। लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फिर एसिड रेन, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे आपने सुना होगा ग्रीन हाउस गैसेस, सुना है आपने, पढ़ा होगा। ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए जरूरी है, पता है आपको। ग्रीन हाउस गैस ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर हो जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा आइस एज, फ्रीज हो जाएंगे आप। ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, हमारे रखते हैं एटमॉस्फेयर को हल्का सा क्या रखती है, वार्म रखती है, जिससे हम सिस्टम कर पाते हैं। लेकिन जब यही ज्यादा हो जाएंगे तो वार्मनेस का लेवल भी क्या होता है, बढ़ता है, जो कि आज हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। राइट, 10 मिनट के बाहर जा रहे हो, पूरा शर्ट पूरा पैंट पूरे कपड़े आपको अंदर से क्या हो जाते हैं, भीग जा रहे हैं, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब आज से 5 साल पहले आपने जो पढ़ा था उसका आज एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग। अंडरस्टूड, ठीक है। सो ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी बेटा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, लाइटनिंग, सोलर एनर्जी, एटीपी से इनको रिएक्शन करने के लिए एनर्जी अवेलेबल हो पा रही थी। सिटी फॉक्स, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या बोला, देखो, इफ अ नियरली ड्राई मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड इज हीटेड, क्या किया उन्होंने, अमीनो एसिड के ड्राई मिक्सचर को क्या किया बेटा, हीट किया, तो आपको क्या मिलेगा, polypeptide. Similarly, simple sugar could form polysaccharide and fatty acid could combine to form fats. Amino acid could form proteins. समझा आपको? ऐसा कहना किसका था, सिडनी फॉक्स का था। अब वही चीज यहाँ फिर से भी बेटा, देखो अमीनो एसिड क्या होगा, कंबाइन क्या बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड। सिंपल शुगर्स ये कंबाइन क्या बना रहे हैं बेटा, आपका पॉलीसैकेराइड, राइट। फैटी एसिड्स कंबाइन क्या बना रहे हैं बेटा, फैट। शुगर, नाइट्रो बेसेस, फॉस्फेट मिल क्या बना रहे हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आपको कंबाइन क्या बना रहे हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जो अब तक हमने पढ़ा बस वही चीजें हम बार-बार समझाई जा रही है, कैसे कैसे आपके सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाना शुरू किया है। लेकिन ये सब एनर्जी कहां से मिलती, समझ में आ गया ना, एनर्जी, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, सोलर एनर्जी, हीट, वहां से एनर्जी मिलती है। ये डायग्राम भी होगा, थोड़ा सा थोड़ा सा आज आप देख पा रहे हैं। विजिबल, बारिश हो रही है, लाइटिंग हो रही है, और सन में से क्या आ रहा है, रेडिएशन। क्योंकि उस समय ओजोन था ही नहीं, तो सारी यूवी रेडिएशन, आईआर रेडिएशन, जितने भी सब कुछ अर्थ पे तो आ ही रहा था। और रेडिएशन होती है एनर्जी, लाइट में एनर्जी, रेडिएशन में एनर्जी, लाइटनिंग हो रहा है, ठीक है, क्लाउड में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, दुनिया भर का सारी गैसेस के अंदर क्या हो जा रही है बेटा, मिक्स जा रही है। और ये क्या हो रहा है, अमोनिया, साइनाइड, वाटर एंड मीथेन। देखिए यहाँ पे भी ये सब ये क्या हो रहा है, नाइट्रो बेसेस, अमीनो एसिड्स, ग्लिसरीन एंड फैटी एसिड्स। अमीनो एसिड में क्या बना रहेगा, शुगर में क्या बना रहे हैं, अमीनो एसिड क्या बना रहे हैं, एंड फैटी एसिड क्या बना रहेगा, फैटी एसिड ग्लिसरीन क्या बना रहे हैं, कार्बोनिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड क्या बना, डीएनए, आरएनए, राइट, एंड कोएंजाइम, राइट। पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड्स, इस सब बेटा अलग-अलग एंजाइम और इलेक्ट्रिकल सोर्सेज काम करते हैं। फाइनली क्या हो रहा था, ये राइट। ये डायग्राम किसी पुराने एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, मेरे को तो सूत्रों ने इसकी जानकारी दी, क्योंकि आज की एनसीईआरटी तो है नहीं। ये समझ में आ गया ना, आपको पढ़ लेना अच्छे से। चलो अब आते हैं मीटर के एक्सपेरिमेंट पे। जरा ध्यान देना, से एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग है।
दिख रहा है कुछ एक्सपेरिमेंट? आप ध्यान से देखना, यहाँ पर उसने क्या रखा हुआ है, हीट का सोर्स, यहाँ अंदर क्या है बेटा, पानी। आप देखो पूरा सील किया हुआ है, यहाँ से क्या है, यहाँ था यस गैस का यूनिट, यहाँ से कौन सा गैस बचा था, मीथेन एंड अमोनिया, राइट। मीथेन अमोनिया उस गैस से क्या हो रहा था, पास कर रहा था, ठीक है, राइट। मीथेन अमोनिया पास हो, यहाँ से क्या निकल रहा था, वाटर वेपर, तो वाटर वेपर अलॉन्ग विद अमोनिया अलॉन्ग विद मीथेन यहाँ से पास हुआ, और यहाँ पर क्या यूज करेगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड्स को किया है, पॉजिटिव नेगेटिव, ताकि इनके बीच में क्या क्रिएट कर सके, स्पार्क। स्पार्क किस बात को रिप्रेजेंट करता है, स्पार्क किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइटनिंग, राइट ना। किसको इमिटेट कर रहा है बेटा, वो लाइटनिंग, करेक्ट है ना, क्योंकि उस समय लाइटनिंग, आप तो लाइटनिंग दिखा नहीं सकते भाई, देखो लाइटनिंग बिजली चमका रही है, तो ऑब्वियसली। और अंदर का टेंपरेचर लगभग कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस। उसने क्या देखा, जब उसको कंबाइन किया तो उसको बहुत सारे क्या मिले बेटा, मॉलिक्यूल्स मिले, राइट। और उसको जब कूल किया तो मिला यार ना, यहाँ से क्या क्या सारे मॉलिक्यूल को बाहर निकलना शुरू किया, तो यार ना ये क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीज दिख रहा है, सेटअप पूरा ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, पूरा एनसीईआरटी, ध्यान देना, डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन आपको आना चाहिए। और इसको करने के लिए उसने स्पेशली इसको बनवाया था, मार्केट में मिलता नहीं है, आओ करो, उसने डिजाइन किया, बाद में जाके उसको किसको बोला, उसने कांच वाले बोला, भाई साहब ऐसा ऐसा चाहिए मेरे को। ध्यान दो, he demonstrated clearly that ultraviolet radiation or electric discharges or heat, यानी इन सभी का combination can produce complex organic compound from the simple compound. Simple compound में क्या कहते हैं बेटा, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन along with the water। इनसे अगर आप लाइटनिंग करवाते हो या डिस्चार्ज करवाते हो या फिर आप क्या करते हो, उसको हीट करते हो, तो इससे बहुत सारे क्या बन सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। क्योंकि लोगों का क्वेश्चन ये था ना, क्या सच में उस समय ऐसा हो रहा होगा, क्या सच में सिंपल कंपाउंड से सिंपल एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना रहे थे, कैसे बनाते हैं, कैसे आप साबित करेंगे। तो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है वो जबरदस्त है, समझा आपको, मिलर ने साबित कर दिया। इसमें सारी चीजें आपको आनी चाहिए, क्या टेंपरेचर क्या मटेरियल में ध्यान देना। रेशियो ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन वाज 2:1, ठीक है। NaH क्या था आपका 212, NaH मतलब मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन कितना था 212, आपको आना चाहिए, ठीक है। और ध्यान देना बेटा, और साथ में वहां पे टेंपरेचर कितना सेट किया हुआ था, 800 डिग्री सेल्सियस। और इसको कहां से पास किया उसने बेटा, गर्म करने के बाद कंडेंसर से पास किया। कहां से पास किया, कंडेंसर। आपको दिख रहा है ये वाला कंडेंसर है, हां यस, पूरा यहां से बेटा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में कंडेंसर है, क्या ये कंडेंसर है, एंड आउट। क्योंकि इतनी चीज गर्म होने के बाद ठंडा करेंगे तभी हम उसको निकाल पाएंगे। तो कंडेंस किया, उसके बाद देखा क्या क्या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है,
उससे क्या प्राप्त हुआ है देखो, he circulated the gases continuously in the way, कितना हफ्ते के लिए बेटा 1 वीक, ठीक है। अब बाद में उसने क्या किया, जितना भी उसको केमिकल मिला उसको सबको क्या करके एनालाइज किया, he found a large number of simple organic compounds including some amino acids such as alanine, glycine and aspartic acid। ये आपको आना चाहिए कौन कौन से अमीनो एसिड को, ये सब स्ट्रेटिफिकेशन है आपके टेक्स्ट में लिखा है अमीनो एसिड, ये कौन कौन सा है, वो एस्पार्टिक एसिड है, एलानाइन और ग्लाइसिन। और ये आपको बता दूं, इसमें से बताओ मुझे कौन सा अमीनो एसिड एसेंशियल है। एसेंशियल अमीनो एसिड है तो दो है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। इन तीनों में से कौन सा एसेंशियल है? एक भी नहीं, एक भी एसेंशियल नहीं है। अच्छा, इनमें से कौन सा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है? ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन। इनमें से कौन से अमीनो एसिड की कमी से हमें फिनाइल एलेनाइन की बीमारी आती है? एलेनाइन नाम भी समझ में आ रहा है, समझा आपको? नाम सुना फिनाइल यूरिया, वो इसकी प्रॉब्लम की वजह से होता है, ठीक है। ये डाउट, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड जो है एज अ स्वीटनर के रूप में, एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं? एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेम। आपने शायद ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, इस बार केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स भूलना नहीं है, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड। सो कौन कौन सा अमीनो एसिड मिला इसको? मिला एलानाइन मिला, ग्लाइसिन मिला और एस्पार्टिक एसिड। अमीनो एसिड के साथ साथ उसे और क्या मिला? उसको मिला यूरिया, हाइड्रोजन, साइनाइड, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये सब आपको आना चाहिए। एक दो कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है, ये सब के सब चीजें आपको आनी चाहिए। दूसरे एक्सपेरिमेंट मिलर ने फिर से किया और इस बार सब कुछ वही चीज किया, सारा गैसेस पास किया, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं किया। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया है तो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ नहीं। जब एटमॉस्फेयर क्रिएट ही नहीं हुआ तो उसको कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं मिले। यानी कि वो जो बोल रहा था उस समय कि भाई ऐसे से कुछ होंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तब जाकर मॉलिक्यूल बने होंगे। एक्सपेरिमेंट प्रूव भी किया, ये देखो नहीं थे तो नहीं बने, है तो बने, मतलब इतना होना बहुत जरूरी था उस टाइम पर। एनी डाउट सर? जरा चेंज करो तो हो गया। आप पता नहीं कौन सा है तो पीडीएफ करते हो, समझते ही हो आप टेक्निकल। ध्यान दो, समझ में आ गया पूरी कहानी में क्या सीखा हमने? अलग अलग टाइप की थ्योरी हमने पढ़ी, राइट? सब कुछ पढ़ लिया। हमको सिखाना होगा ए बायोजेनेसिस माने ए बायोजेनेसिस या केमोबायोजेनेसिस या केमोसिंथेसिस। इसमें क्या था? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बने? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एलिमेंट से बने, बराबर। एलिमेंट कैसे कंबाइन हो गया? केमिकली कंबाइन हुए, क्या बने? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट? सिंपल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, ये सब बन गए, राइट? ये सब मिलकर क्या बनाना शुरू किया उन्होंने? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, है ना, प्यूरिन, पायरिमिडिन, दुनिया भर की चीजें बनाने चालू किया। ये कंबाइन कैसे हो रहे थे? उस समय का एटमॉस्फेयर कैसा था? ड्यूसी टाइप था, तो सबका सब ओशन के अंदर सब बन रहे थे। ओशन के अंदर कंबाइन हो गए तो वो ओशन काफी गर्म था, तो क्या बन गया वो बेटा? सूप जैसा बन गया, डाइल्यूट सूप। ये वर्ड किसने दिया? हाल्डेन ने दिया था। किसने दिया? हाल्डेन ने डाइल्यूट हॉट सूप दिया था, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके लिए लाइटनिंग चाहिए, उसके लिए जो एनर्जी था, लाइटनिंग चाहिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, रेडिएशन चाहिए, एटीपी। क्या इस सब की वजह से हो रहा है या इनमें से किसी एक की वजह से हो रहा है? लेकिन हो तो रहा था। इसको मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया, राइट? मिलर ने कौन सी गैस पास की? NaH along with the water, राइट? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन along with the water। कौन से रेशियो में? 212, राइट? उसको क्या मिले? अमीनो एसिड। क्या मिला बेटा? अमीनो एसिड। कौन कौन सा अमीनो एसिड? एलानाइन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड, राइट? और साथ में क्या मिले? उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिले, यूरिया मिले, राइट? दुनिया भर के ऑर्गेनिज्म को मिले,
टेम्परेचर कितना सेट किया था उसने 800 डिग्री सेल्सियस। स्पार्कलिंग जब नहीं किया तो उसको प्रोडक्ट मिला ही नहीं, यानी कि एक्चुअली उसको कोर मटेरियल था, मतलब एक भी चीज में से हटा दो तो आपका कोई भी काम होने वाला नहीं है, तो सब कुछ जरूरी था उसमें। अंडरस्टूड? श्योर? आप देख पा रहे अगेन हमारे पूर्वज, तो हमने थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कर लिया, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वो मक्खी वाला जो कर लिया है ना, चूहा है, पैंसपर्मिया अर्थ आया था, स्पेसिस 4 आया था वो कर लिया, फिर ओपन हार्टेड थ्योरी कर ली। अब क्या आते हैं थियरी ऑफ कैटास्ट्रॉफी। ये फालतू सब थ्योरी जो मैंने सिखाया सही है, अभी जो सुनाऊंगा वो बेकार है, लेकिन पढ़ना ये मैंने आपको सिखाया ना, वो पहले क्या आएगा। अच्छा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो जब पहली बार आपका बायोमॉलिक्यूल बना तो कंबाइन होंगे, तो पहले क्या हो रहेगा, पहले तो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबसे क्या हो जाएंगे, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। तो आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे पहला। अब ये आइसोलेट कैसे होगा, तो ऑब्वियसली कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल साथ में आ गए होंगे, उनके आजू बाजू क्या बन गया, प्रोटेक्टिव लेयर बन गया होगा, जिससे कि बाकी मॉलिक्यूल से क्या हो गया, वो सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, राइट? ठीक है, इससे किसकी शुरुआत मिलेगी, प्रोकैरियोट्स। जब जानते हैं प्रोकैरियोट के पास बहुत सारी चीजें नहीं होती है ना, कोई न्यूक्लियस नहीं उसके पास, कोई उसके पास बाकी सेल ऑर्गेनेल है, थोड़े बहुत कुछ बचे कुछ बाकी नहीं, वो प्रोकैरियोट है। कौन है वो, प्रोकैरियोट। ऐसे ही प्रोकैरियोट ने क्या किया रहेगा, अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि भाई जब लाइफ आई थी पहली बार तो भाई हर लाइफ को खाने के लिए कुछ चाहिए है। एक संस्कृत में स्लोगन है, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का आधार है। एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए दूसरी लाइफ चाहिए, तो भाई उसको जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए ना खाने के लिए। तो जो भी लाइफ थे वो एक दूसरे को ही क्या कर रहे थे, खा रहे थे, राइट? एक प्रोकैरियोट दूसरे प्रोकैरियोट को खा रहा था, लाइफ चल रही थी। लेकिन नेचर ने सोचा कि अगर सारे प्रोकैरियोट दूसरे को खा लेंगे तो लाइफ इवॉल्व कैसे होगा, सब तो मर जाएंगे, क्योंकि जो आखिरी में एक बचेगा वो तो किसी को खा ही नहीं पाएगा, तो भूखा मरेगा। तो कुछ प्रोकैरियोट की तपस्या की और उसे वरदान मिला कि आपको किसी को खाने की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर गजब की पावर आ गई है। कौन सी पावर, आप कर पाएंगे अपना खुद से भोजन प्रोड्यूस, आप बन जाएंगे ऑटोट्रॉफिक। क्या बन जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक। और धीरे धीरे आपके प्रोकैरियोट में हेटेरोट्रॉफिक से कौन आ गया बेटा, ऑटोट्रॉफिक आया। कहानी सुंदर है ना। ऑटोट्रॉफिक में पहले कौन सा आया, क्योंकि दो टाइप का ऑटोट्रॉफिक होता है, एक होता है केमो ऑटोट्रॉफिक, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो पहले कौन सा है, केमो वाले है, क्योंकि पानी में रिएक्शन के दौरान जो भी केमिकल्स बन रहे थे, जो वेस्ट निकल रहा था, उस वेस्ट को ही यूज करते थे और अपना खाना खुद से बनाते थे, कभी दूसरे को खाते नहीं थे। यहाँ से शुरुआत होता है अहिंसा परमो धर्मः, हम किसी को खाएंगे नहीं, यहाँ से लॉजिक शुरुआत हो जाती है। ठीक है, एनी डाउट? धीरे 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 लॉन्ग टर्म में ही सही, लेकिन आपका ये जो प्रोकैरियोटिक है जो कि कौन सा बेटा, ऑटोट्रॉफिक है, बट केमो ऑटोट्रॉफिक है। धीरे धीरे इनके अंदर क्या हुआ, चेंजेस हुए इवोल्यूशन दौरान, और ये क्या बनने लगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या बनने लगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक। समझा आपको? फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, ये अपना भोजन लेकर प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय यूजिंग लाइट और सनलाइट। बट इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक तो वो था जो अपना भोजन तो बना रहा था सनलाइट से, लेकिन वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, उसको बोलते थे नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन नहीं पैदा करने वाला फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद क्या आया होगा, फोटो है ना, क्या आएगा, बोलो, ऑक्सीजेनिक वाला आएगा। क्या आएगा, ऑक्सीजेनिक। और तब ओशन में क्या बनना शुरू हुआ था, ऑक्सीजन गैस बनना शुरू हुआ था। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
तो इस तरीके से धीरे क्या हुआ। अभी ये सब कौन सा केस है, अभी क्या चल रहा है, सब प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट आई ही नहीं है। तो बेटा पहली बार ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले भी कौन थे, प्रोकैरियोट। पहली लाइफ भी कौन थे, प्रोकैरियोट। पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से टाइप का था, हेटेरोट्रॉफिक। दूसरा कौन सा था, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक पहला कौन सा था बेटा, केमो ऑटोट्रॉफिक। दूसरा कौन सा था बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफिक। पहला फोटोट्रॉफिक कौन सा था, नॉन ऑक्सीजनेटिक। दूसरा कौन सा था, ऑक्सीजनेटिक। तो जाके ऑक्सीजन बना है, समझा आपको। और अभी प्रोकैरियोटिक पे आए कि कुछ प्रोकैरियोटिक का दो प्रोकैरियोटिक में अपना रिलेशन बन गए कि ब्रो अपन दोनों साथ में मिलते और एक दूसरे को खाएंगे नहीं, अपन कुछ नया लाइफ बनाएंगे। अब फिर किसकी शुरुआत होती है बेटा, आपके यूकैरियोटिक की शुरुआत होती है। तो वही ऑक्सीजन गैस जब बना उससे ओजोन का लेयर बना। क्या बना, ओजोन का लेयर। समझा। ये जितनी थ्योरी पढ़ाई मैंने आपको शॉर्ट में समझाइए, उसको डिटेल में आपको लिखा हुआ पढ़ेंगे, दिमाग में कैसे क्लियर हुआ कि कैसे कैसे कहानी बनी है। ठीक है, ध्यान सुनते रहना। There must have been a complex continuous supply of self replicators. एक लाइफ के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो तो कंटिन्यूअसली क्या होता रहना चाहिए, वो रिप्लाई हो कंटिन्यूअस होता हो, रिप्लिकेट मेरा अपने नंबर पे करे वो बढ़ाते रहे, सेल्फ रिप्लिकेशन करता रहे। ठीक है। अच्छा, जब सेल्फ रिप्लिकेशन होगा तो बेटा कभी-कभी उसमें थोड़ा बहुत क्या होगा, एरर हो जाएगा। मतलब एग्जैक्ट जेरोक्स नहीं बना है, जेरोक्स में थोड़े बहुत क्या हो जा रहे हैं, चेंजेस। उसमें क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन से क्या आएगा, नया लाइफ। पता नहीं म्यूटेशन से कैरेक्टर चेंज हो गए, नया फीचर आएगा, नया फीचर कुछ चेंज होगा फिर और नया फीचर आएगा, धीरे लाइफ में एवोल्यूशन आएगा। ठीक है। हाई टेंपरेचर इन द अर्ली अर्थ वुड हैव फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूटेशन। उस समय तो हाई टेंपरेचर का म्यूटेशन के लिए काफी था। System of replicators must have required a continuous supply of free energy, partial isolation from the general environment. भाई अगर किसी लाइफ को अपने आप को रेप्लिकेट करना है, सारे बायो मॉलिक्यूल्स को साथ में रखना है, उसको बाकी के एनवायरनमेंट से अलग होना होगा। ये सारे मॉलिक्यूल्स को अलग करके बाउंड्री माना गया होगा। यहाँ पे दो वर्ड मैंने आपको बताया था इसके पहले, कोइसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स। दो वर्ड क्या है बेटा, कोइसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर। ये दो वर्ड आपको यहाँ पे सीखना है। आज का ये टॉपिक हमारा दिख रहा आपको, कोइसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स। ये देखिए कोइसरवेट क्या था, ऐसा था कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब क्या एक साथ है और इनके आजू बाजू वाटर मॉलिक्यूल की पतली सी लेयर आ गई। कंपाउंड थे, उनके आजू बाजू उनके सराउंडिंग में वाटर का पतला सा लेयर आ गया, वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े, जिसकी वजह से अब यहाँ से कोई भी चीज अंदर या बाहर नहीं जा सकती। ये आपस में क्या कर रहे थे, एक्चुअली मटेरियल को एक्सचेंज भी कर सकते थे। जैसे सेल मेम्ब्रेन तो बेटा, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, मटेरियल को एक्सचेंज करता है। आपको पता है ना, सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई भी चीज बिना सेल मेम्ब्रेन के परमिशन के अंदर नहीं आ सकता। वैसे ही वाटर का फिल्म मिल गया, उसी तरीके से बेटा वाटर की जो पतली सी लेयर थी, फिल्म थी, वो भी किसके साथ काम कर रही थी, सेल मेम्ब्रेन जैसा काम कर रही थी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं थी। याद रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, पहले दिया किसी ने बेटा इसको ओपायन ने, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस अर्ली प्री-बायो कुड हैव बीन कोइसरवेट्स। Oparin gave this term coiservate. He speculated that pre-biont consisted carbohydrates and proteins. क्या बोला था बेटा इसके अंदर, carbohydrates and proteins। These were surrounded with a film of water molecule और ये water molecule के लिए physical barrier का काम कर रहा था। ठीक है। Third point, they could selectively take in material from surrounding and incorporate them into their structure। ये किसी मॉलिक्यूल को अपने सराउंडिंग में से अंदर ले सकते थे और उसको अपने स्ट्रक्चर का पार्ट बना सकते थे। समझा आपको, जो वाटर मॉलिक्यूल है क्या बना था बेटा, कैरियर बना उसमें, और फिर क्या हुआ,
उस बैरियर के थ्रू क्या करते थे, कोई मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर ले सकते थे और उसको अपने ही ऑर्गेनाइज पार्ट बना सकते थे। लेकिन सवाल क्या आता है, बाद में थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक सेल की खास बात क्या होती है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपने साइज को बड़ा करेगा, बाद में टूट के दो पार्ट बढ़ जाएगा। ये बड़ा हो सकता है बेटा, जैसे कैसे आपने वाटर का वॉल्यूम देखा है, फूका हुआ आता है पानी का झाग से, उसके अंदर अगर आप क्या करते हो, झाग डाल देते हो, टूटते बड़ा हो जाएगा। लेकिन डिवाइड हो गया बेटा, दो लाइफ भी बन सकती है और टूट के फूट जाएगा। यहाँ पे वैसे यहाँ पे साइज को क्या कर सकते थे, बड़ा या छोटा कर सकते थे, लेकिन ये डिवाइड हो गए, दो लाइफ नहीं बना सकते। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। कोई पेपर लैब में बनाया गया था, ठीक है, because second point they lack a definite membrane, no one claimed conservate are alive, कोई पेपर स्पेसिफिक membrane नहीं था। They have a ability to increase in size, but they cannot divide themselves. सिडनी फॉक्स ने क्या वर्ड दिया बेटा, माइक्रोस्फीयर। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि भाई हुआ वही होगा, बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल साथ में होंगे, उनकी पहले प्रोडक्टिव लेयर बन गई होगी, बैरियर बन गया होगा। तो बैरियर किसका था, प्रोटीन एंड फैट का। किसका लेयर था, प्रोटीन और फैट। और हम भी जानते हैं हमारा सेल किसका बनता है बेटा, प्रोटीन और फैट का बनता है ना, बायोलिक्विड लेयर आपने पढ़ा होगा। अच्छा एक बात बताइए, हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी अलग अलग थ्योरीज थी, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। आप मुझे बताएंगे सिंगर निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कौन सी थ्योरी दी थी? मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। कौन सा मॉडल दिया था? डैश मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन। डैश मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, क्या बोलते इसको, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जिसमें क्या बताता कि फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होती है बेटा, लिपिड बाइलेयर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, जिसके थ्रू कोई भी ऑयल वाला चीज, लिपिड वाला चीज डायरेक्टली पास हो जाता है। ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, ये हमेशा हिलते रहते हैं, जेल जैसे ना, हिलते कभी कभी फिक्स नहीं होते, मूव करते रहते हैं। ये सब थ्योरी हमने पढ़ी है, ठीक है, एक बार अपन जाके देखिए। इन्होंने वही बोला बहुत सारे मैक्रोमोलेक्यूल आए, कंबाइन उनकी मिले, उनके आजू बाजू दो डबल लेयर में बन गया, कौन सा वो, लिपिड और प्रोटीन का लेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या बताया कि माइक्रोस्फीयर किससे बनते हैं बेटा, प्रोटीनॉइड से बनते हैं। किससे बनते हैं, प्रोटीनॉइड। प्रोटीनॉइड्स आर प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर जिनके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा बेटा, आपका प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर आउट। इनको लिए टेंपरेचर कितना चाहिए, मतलब कोई भी चीज आपने पढ़ा है प्रोटीन के अंदर कि प्रोटीन की जब अमीनो एसिड को जोड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए हमें एक बॉन्ड चाहिए, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। जब अमीनो एसिड जुड़ेंगे बेटा तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, सो डिहाइड्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिहाइड्रेशन। प्रोटीनॉइड से जोड़ा गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, वो कंबाइन हो गए एट द टेंपरेचर ऑफ 188 डिग्री। ठीक है, ऐसे वैसे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हमने क्या बना दिया, प्रोटीनॉइड, माइक्रोस्फीयर। और ये कितने साल पहले बेटा, 3 बिलियन इयर्स अगो। ठीक है, और भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, ये भी थे। आपके जो माइक्रोस्फीयर थे उनकी खास बात क्या थी, उसके पास ऑस्मोलैरिटी थी। क्या था बेटा, ऑस्मोलैरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोलैरिटी? ऑस्मो रेगुलेशंस, सॉल्ट एंड वाटर लेवल को क्या करना, मेंटेन करना। यहां पर उसके पास है बेटा ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी जब पानी अंदर आएगा तो क्या होगा, वो स्वेल होगा, पानी बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वो श्रिंक हो जाएगा।
ऑस्मोटिक पोटेंशियल इसके पास था, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है अगर उसको कहाँ रखा गया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है, राइट। और वो वाटर को लूज कर सकता है, कहाँ रखा गया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है। किसको, माइक्रोस्फीयर को, जबकि कोई सा इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं थी। सेकंड, ये एनर्जी के लिए बेटा क्या यूज करता था, एटीपी, क्या यूज कर रहा था वो, एटीपी। थर्ड पॉइंट, इसके पास और क्या एबिलिटी थी, ये मोटाई था, मूव कर सकता था, ग्रो कर सकता था और बाइनरी फिशन परफॉर्म कर सकता था, ठीक है। और अपने आप को बाइनरी फिशन के साथ साथ बडिंग ऑफ फ्रेगमेंटेशन से भी डिवाइड कर सकता था, यानी इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, प्रोकैरियोट्स, है ना। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, बाइनरी फिशन डिवाइड करते हैं, है कि बड़ी से डिवाइड करते हैं, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, प्रोकैरियोट्स से मैच कर रही है, ठीक है। धीरे धीरे the second last, superficially their body resembles those of bacteria and fungi. According to some investigators, microsphere can be considered the first living cells. It can be considered, it was not considered. पहले लाइफ तो बेटा प्रोटोप्लाज्म ही कहा गया, क्या कहा गया, प्रोटोप्लाज्म। इसकी प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको, लगता है लाइफ की पूरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हालांकि ये सब की सब थियरी है, इसको लोग पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं, सुना पोस्टुलेट्स, थियरीज। इसको एक्सपेरिमेंटली अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, और दूसरा है कि इसके खिलाफ तो कोई दूसरी थियरी दी भी नहीं गई है। सबसे वाइडली एक्सेप्टेड ये थियरी है, बाकी थियरी को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। स्ट्रॉन्ग थियरी अब तक नहीं आई, अगर आप चाहो तो भविष्य में इसको रिसर्च कर सकते हो। इसे स्ट्रॉन्ग थियरी दो, उसके बाद मैं आगे सिखा दूंगा। प्रोकैरियोट्स लगभग कितने साल पहले थे बेटा, 3.5 बिलियन इयर्स अगो। अर्थ कितने साल पहले थे बेटा, 4.5 बिलियन इयर्स अगो। अरे कितने साल पहले है, यानी 1 बिलियन साल लग गए लाइफ को आने में। 1 बिलियन इयर्स कितना होता है, 1 बिलियन कितना होता है, 100 करोड़। तो 100 करोड़ साल लग गए अर्थ को बनने से लेकर उसके लाइफ को आने तक। तो सोचिए एवोल्यूशन कितना स्लो होता है। एक्चुअली देखो, पहले कभी भी कोई भी चीज इवॉल्व होता है बेटा, हमेशा स्लो ही होता है, लेकिन एक बार एवोल्यूशन को उसका परफेक्ट एटमॉस्फेयर मिल गया, एवोल्यूशन बहुत रैपिड हो जाता है। जब दुनिया में पहली बार बाइक, स्कूटर या बाइक बनाए बहुत कम बनते थे, राइट। आज देखो कितनी स्कूटर, कितनी बाइक, कितनी वैरायटीज की बाइक बनी, कितने वेरिएशंस आ रहे हैं, है कि नहीं। जब दुनिया में पहली कार बनी थी, विंटेज कार, बहुत ही सिंपल टाइप की होती थी, बहुत कम बनती थी, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता था। लेकिन जैसे लोगों को मैकेनिज्म मिला, एटमॉस्फेयर मिला, हाँ भाई यहाँ पर हम कर सकते हैं, फटाफट चीज़ें असेंबल कर सकते हैं, तब उसकी धीरे बढ़ती स्पीड, उसके अंदर वेरिएशन आनी शुरू हुआ। सेम विद एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बेटा खाली लिविंग में नहीं, नॉन लिविंग में भी होता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव, लगातार बदलाव होना ही इस जीवन का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो चीज बेटा नहीं चेंज होता वो है एक मौत। मृत्यु ही जीवन का अटल सत्य है, मौत सबको आएगी, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। बाबा नीरज के लिए अच्छा जी। अब देखिए उस समय लाइफ तो आ गई, लेकिन आपको पता लाइफ में ऑक्सीजन नहीं था, राइट। तो उस समय प्रोकार्योटिक कैसे थे फिर, जब तो ऑर्गेनिज्म तो कैसे थे, एनारोबिक रहोगे ऑब्वियसली, बिना ऑक्सीजन सस्टेन कर रहे हैं, कैसे रहोगे, एनारोबिक। इसीलिए आपने देखा रहेगा मोस्ट ऑफ द प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म आर एनारोबिक। क्या है बेटा, एनारोबिक होते हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी, ओके। उनके पास में प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, ना ही कोई सेल ऑर्गेनल था उनके पास। आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में, प्रोकैरियोटिक के पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होता। ये डिवाइड कैसे करते हैं बेटा, बाइनरी फिशन से, इसके थ्रू बाइनरी फिशन। सबसे पुराना सेल हमें जो मिला है फॉसिल के फॉर्म में, सबसे पुराने सेल का फॉसिल, जो सेल का फॉसिल जो ढूंढा हुआ है, उसका नाम आपको आना चाहिए स्ट्रोमाटोलाइट्स। ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ सेल इज स्ट्रोमाटोलाइट। आप मुझे डायग्राम देखेंगे और बताएंगे किसका डायग्राम है।
बताइए कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये बेटा का ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया। क्या ये? साइनोबैक्टीरिया से ब्लू ग्रीन एल्गी। तो पहले तो बैक्टीरिया सबके सब कट पूरे इतना खाना नहीं बना सकता, एक दूसरे को मार खाने वाला ना हेटेरोट्रॉफी। फिर तपस्या किए, क्या बन गए वो? यस, ऑटोट्रॉफी। समझा आपको? कहानी बोले लेना। हेटेरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ शुरुआत कहां से होती है? हेटेरोट्रॉफ से होती है। ठीक है। पहले के जो प्रोकैरियोट थे बेटा वो फर्मेंटेशन करते थे। पहले के मतलब आज के प्रोकैरियोट फर्मेंटेशन ही कर रहा है। अगर वो एनारोबिक है तो हमने पढ़ा ना फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से सेकंड क्या होता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो क्या कर रहे थे उस समय? एनर्जी के लिए फर्मेंटेशन करते थे। ठीक है, ओके। दे रिक्वायर रेडीमेड ऑर्गेनिक मटेरियल। उनको पहले से रेडी पहले से बना बनाया क्या चाहिए? खाना चाहिए था। तो खाना है क्या? कौन बना रहा है खाना? कोई नहीं। ये सेल है, इसको खा जाओ। समझे आपको? इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अंडरस्टूड? जैसे कि एक शेर के लिए, एक लायन के लिए जो बकरा होता है या जो डियर होता है वो चलता फिरता खाना है वो, क्योंकि वही खाता है, नेचर इसको वही दिया हुआ है। ओके, due to rapid increase in the number of heterotrophs, the nutrition from the sea or water began to disappear, gradually exhausted. धीरे क्या हो रहा है? पूरा वाटर का जब माने खाने लगे, न्यूट्रिशन का लेवल कम होने लगा, धीरे खत्म होने लगा। ठीक है, इससे धीरे किसका एवोल्यूशन हुआ? ऑटोट्रॉफ। मतलब जब खाने को बचा ही नहीं कुछ तो सरवाइव कैसे करेगा कोई? तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में किसकी शुरुआत हुई बेटा? ऑटोट्रॉफ। तो 2 टाइप के प्रोकैरियोट हो गए, तो हेटेरोट्रॉफ थे ही, वो अब दूसरे कौन से आ गए? ऑटोट्रॉफ। ठीक है, और वो अपना खाना कैसे बनाते थे? इधर केमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते थे। पहले क्या आएगा? केमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ध्यान देना। Some of the early prokaryotes got converted into chemo-autotroph, which prepared organic food by using energy released during certain inorganic chemical reactions. These anaerobic chemo-autotroph are life present anaerobic bacteria. They release carbon dioxide into the atmosphere. इसके एग्जांपल अपने पास है, जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सुना है? क्या मुझे कोई एक एग्जांपल दे पाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया? राइजोइड क्या होता है? राइजोइड का स्ट्रक्चर का नाम है, फंगस के रूट को बोलते हैं राइजोम ना। राइजोम के टाइप वो मॉडिफिकेशन का रूट है वो। गैसेस फॉर्म में लगा उसको गैसेस सबको सॉलिड फॉर्म में। वाह 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 वाह। नाइट्रोजन गैसियस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो क्या करता है? कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। तो क्या बोलते हैं? राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। और भी बहुत सारे हैं, आपने सुना होगा नाइट्रोमोनास, अज़ोटोबैक्टर। समझा आपको? वेबनार पढ़ा होगा नॉनस्टॉप, एनाबिना, इसका नाम आपको आने चाहिए। अज़ोरा, इसका नाम आने चाहिए। सर सिखाया ना बायोमॉलिक्यूल्स, सॉरी क्या सिखाया सर? विनय हे भगवान, सोचना पड़ता है क्या पढ़ाते सर। पॉपुलेशन हो गया, क्या करवा रहे हो? क्या खत्म किया लास्ट टाइम? ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन खत्म हो गया। हाँ, इतना गहन विचार करने के बाद आंसर मिला है।
अच्छा, अब फोटो ऑटोट्रॉफ करने वाले कौन थे बेटा? जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना सकते थे, यानी क्लोरोफिल के थ्रू। जिनके पास क्या था? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थे, जिससे क्या कर सकते वो अपना भोजन बना सकते थे। लेकिन पहले के जो केमो ऑटोट्रॉफ थे, सॉरी ऑटो फोटो ऑटोट्रॉफ थे बेटा, वो अपना भोजन बनाने के लिए उस समय जो है भर भर के एटमॉस्फेयर में पानी में तो घुल गए थे, तो उसमें भर भर के क्या था उनके पास होता था हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्या होता था बेटा? वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो वो वाटर मॉलिक्यूल यूज नहीं कर रहे थे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। ध्यान सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब पानी जुड़ता है, या तो प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, पानी लेंगे, पानी को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन गैस बनेगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज। जो बचा हुआ हाइड्रोजन है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करेंगे? मिक्स। तो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन में क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। इनके पास से पानी यूज नहीं करते थे, इनको चाहिए हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन के लिए इन्होंने पानी का यूज नहीं किया, इन्होंने यूज किया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सा यूज किया? तो हाइड्रोजन सल्फर को तोड़ा, हाइड्रोजन गैस में ऐड किया, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बन गया? शुगर। जो सल्फर बचा वो सल्फर अलग हो गया। इनको बोलते हैं सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इनको? सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, सो दे डिड नॉट यूज वाटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इन्होंने क्या यूज किया फिर? हाइड्रोजन सल्फाइड। ना तो सुना ही होगा, सुना ना हाइड्रोजन सल्फाइड गैस? सारे वेंटिलेशंस में रहता है रॉटन एग, राइट, जिससे आपका जो है चांदी काला हो जाता है, सिल्वर ब्लैक हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, आप एग्जांपल लेकर तो क्या बोलते हैं? ध्यान देना, हाइड्रोजन वाज यूज्ड, देखो जो हाइड्रोजन अलग हुआ बेटा उसको यूज कहां कर लिया इसने? फूड को बना लिया, बाकी सल्फर क्या हो गया? रिलीज हो गया। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया या सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं। धीरे-धीरे क्या है? ऐसे ऑटोट्रॉफ आ गए बेटा, ऐसे फोटो ऑटोट्रॉफ आ गए जो क्या कर सकते थे? सनलाइट से बना ही रहे थे, लेकिन अब वो पानी का यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? पानी। तो पानी को ब्रेक डाउन कर देते हैं, हाइड्रोजन यूज कर लिए क्या बनाने के लिए? फूड। कार्बन डाइऑक्साइड है, सी है, ओ है, क्या चाहिए? H। पानी में से H ले लिया, क्या बच गया भाई? O को हवा में क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। तो लाखों सालों तक इन्होंने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया, और धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर को किससे भर दिया? ऑक्सीजन से। और यही ऑक्सीजन क्या होते हैं? यूवी रे के कांटेक्ट में आए, कंबाइन हुए, उन्होंने क्या बनाया? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का बनना और ऑक्सीजन का आना ये इंपॉर्टेंट इवेंट था, बिकॉज अब लाइफ पानी से निकलकर कहां आ सकती है? लैंड पे। ये लैंड पे बड़ा मुश्किल था यूवी रेडिएशन की वजह से, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो नहीं है। अब लाइफ इवॉल्व हो सकती है, यानी जो आपका पहले रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था अब वो कैसा हो गया है? नॉन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट हो गया, ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट हो गया। क्या होगा अभी आपका? ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट। ठीक है, these aerobic phototroph क्या बेटा? These use water as source of hydrogen and carbon dioxide as a source of carbon to synthesize carbohydrate in the presence of solar energy. The first aerobic phototroph was, इसको लोग क्या बोलते हैं? भूलना नहीं है, पहला फोटो ऑटोट्रॉपिक बेटा कौन सा? साइनोबैक्टीरिया, यानी कि थे तो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, they had chlorophyll, they release oxygen in the atmosphere as a byproduct of photosynthesis. ठीक है, as the number of phototroph increase, oxygen was released in the sea and atmosphere. धीरे धीरे क्या ऑक्सीजन किससे कंबाइन हो बेटा? मीथेन एंड अमोनिया से, और उससे क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्री नाइट्रोजन। ये जो प्रोकैरियोट थे ऑक्सीजन वाले, कितने साल पहले बेटा? 2.5, यानी कि अगेन 100 करोड़ साल लग गए। 3.5 से कितने भाई? तो 100 करोड़ साल लग गए किससे? हेटेरोट्रॉपिक से फोटो ऑटोट्रॉपिक पे आने में। 100 करोड़ साल उसमें लग गए। हालांकि 100 करोड़ साल पूरे लाइफ का टाइम लग गया, बाकी थोड़ा सा फास्ट हो गया। अभी 100 करोड़ साल में लाइफ भी आ गई, खाना भी सीख लिया, ऑटोट्रॉपिक भी आ गए, केमोटोट्रॉपिक भी आ गए, फोटोट्रॉपिक भी आ गए, एंड ऑक्सीजन भी आ गए।
स्पीड थोड़ी सी फास्ट हुई, अब स्पीड और ज्यादा फास्ट होगी बिकॉज एटमॉस्फेयर हमारा तैयार है कि नहीं? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन कंपाउंड ऑक्सीजन सेंटर अंडर द प्रेशर ऑफ यूवी लाइट, और धीरे धीरे क्या बने बेटा आपके ओजोन मॉलिक्यूल बनने शुरू हो गए। इन एंड आउट शॉर्ट, ये पढ़ लेना सिंपल चीजें। अब किसकी शुरुआत हुई बेटा प्रोकैरियोट के बाद? यूकैरियोट। कैसे आया था यूकैरियोट? जब आपस में प्रोकैरियोट कंबाइन हुए, जैसे मान लेते हैं मैं प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट है, ठीक है, मैं एक ऐसा प्रोकैरियोट हूं कि भाई मैं फोटोसिंथेसिस कर सकता हूं, ये फोटोसिंथेसिस देगा, राइट? ये आएगी मुझे खाने के लिए, उसको फोटोसिंथेसिस भूख लगी मुझे खाने आएगी, मैं बोलूंगा देखो दीदी प्लीज खाओ मत, बोलते देखो ऐसा है ना सर मैं तुमको खाऊंगी, क्योंकि जीवन जीने का हक मेरे को भी है, तुम मेरा फूड है और मैं अपना फूड छोड़ेगी नहीं। और लोग ठीक है बेल लेकिन उसको खाने तुमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं देखो मैं फोटोसिंथेसिस कर सकता हूँ, मेरा क्या करता हूँ फोटोसिंथेसिस, तुम लोग खा लो लेकिन डाइजेस्ट मत करना। मुझे क्यों? सोचे मैंने बोला आपका फायदा कैसे? आप लोग खा लो डाइजेस्ट कर लो, वापस भोजन की तलाश में भागोगे। एक काम करो, मुझे कहा डाइजेस्ट मत करो, मैं फोटोसिंथेसिस करूंगा और आपके लिए भोजन बनाऊंगा। तो ये बोलिए सर आपका क्या फायदा कि आप मुझे क्या दे रहे हो? प्रोटेक्शन में। आप क्या कर रहे हो? मुझे कोई खाने वाला नहीं है। तो एक प्रोकैरियोट ने दूसरे प्रोकैरियोट को अपने अंदर ले लिया, इससे बन गया वो यूकैरियोट। क्योंकि बेटा प्रोकैरियोट के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, मैं मेम्ब्रेन बाउंड हूं और इस प्रोकैरियोट के अंदर आ गया, यानी क्या बन चुकी है ये यूकैरियोट्स, समझा? और बाद में मुझे नाम क्या दिया गया? क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम दिया गया? क्लोरोप्लास्ट। ऐसे एक और है, ये है, राइट? ये क्या बोलते हैं? चलो ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? ये बहुत सारा क्या बना सकते हैं? एनर्जी बना सकते हैं, एटीपी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एटीपी। इनको खाने के लिए मैं आ गया, बोला भाई मुझे खाना है, बोला नहीं सर प्लीज मत खाओ। क्यों? सर आप मुझे खा लोगे क्या मिलेगा? काम करो मुझको खाओ लेकिन डाइजेस्ट मत करो। मैं बोलूंगा मेरा क्या फायदा? सर मैं आपको घर भर दिखा दूंगा एनर्जी, मैं इसके तरह ये मेरे तरह मैं कौन बन गया अभी? यूकैरियोट, राइट? इसी के अंदर क्या आ गया बेटा? ये इनका नाम बाद में क्या रखा गया पता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया सारा फीचर किसके साथ है बेटा? प्रोकैरियोट के साथ है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड दोनों का फीचर किसके साथ है? प्रोकैरियोट। बिकॉज़ हम मानते हैं कि पहले प्रोकैरियोटिक ही थे, तो प्रोकैरियोटिक के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, इसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। आई थिंक मैंने 11th में सिखाया है चीज, कहानी मैंने सुनाई। तो हुआ क्या? Predator was engulfed the primitive and aerobic bacteria but did not digest them. These established themselves inside a host cell and symbiont. Such predator hosts become the first. Predator क्या बन गए? First eukaryotic बन गए, right? देखो जिसके पास सिर्फ क्या आया बेटा? जिसने क्या खाया? ध्यान देना, predator host that engulf aerobic bacteria। इसने क्या खाया बेटा? एरोबिक बैक्टीरिया। वो क्या बन गया? एनिमल सेल। जिसने एरोबिक और ह्यूमन हेल्दी दोनों खा लिए, वो क्या बन गया? प्लांट सेल। बाद में क्या कर दिया बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो एनिमल के पास सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट नहीं, जबकि प्लांट के पास माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों है। ठीक है, इस तरह फायदे को देखो, आपस में देखो क्या कर रहे हैं। ये सेल है, इसने बोला आओ मेरे अंदर आओ, हमारे अंदर आओ, आगे अब आप हमारे हो, आप हमारे लिए जिएंगे, हम आपके लिए जिएंगे, हम एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। ठीक है जी। अब देखो ये बेटा सिंगल लाइन तो आ गई ना, सिंगल सेल। अब बहुत सारे सेल्स मिलकर हमारे लगे बेटा मल्टी सेल्यूलर लाइफ। ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा होगा सेल्स कंबाइन होकर बनाते हैं टिश्यूज, लेकिन डायरेक्ट टिश्यू नहीं बनाए। पहले सेल्स तो खाली कंबाइन हुए बहुत सारे सेल्स, लेकिन टिश्यू नहीं बनाए।
आपने शायद कॉलम नंबर 1 पढ़ा होगा, कॉलम पोलीपेरा, जिसमें हमने पढ़ा होगा सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जिससे बेटा बहुत सारे सेल्स क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, लेकिन उनमें कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन जब सेकंड कॉलम पढ़ते हैं कौन सा, कॉलम नंबर सेकंड, क्या नाम उसका, सेकंड कॉलम बेटा नाइडेरिया या सिलेंडरेटा, उसमें आप पढ़ेंगे कि हाँ ये मल्टीसेलर है, साथ में ये सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यूज बना रहे हैं। अचानक से टिश्यू तो नहीं बना। और आपको पता है कि जितने भी आपके ये पैरा कॉलम है, कॉलम पोलीपेरा, उनके अंदर जितनी भी सेल्स होते हैं वो सब खाली कलेक्ट हो जाते हैं, उनके सेल्स पर नाम दिया गया है करो कॉलम सेल्स, या फिर कोई होता है कोइनोफ्लैगेलेट्स, क्या नाम दिया गया बेटा, कोइनोफ्लैगेलेट्स, या इनको क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैगेलेट सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैगेलेट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, मेरे डाउट ये सब मिलके बना रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंबाइन हुए और फाइनली क्या हुआ बेटा, लाइफ की शुरुआत हुई है। मेरे डाउट ठीक है, चलिए यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या होता है आपका खत्म, तो आपका लेक्चर 2 लेक्चर 3 फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ आए। देखो थ्योरी है, पूरा थ्योरी पार्ट है, कहानी समझ में आ गई, इसको अपने नोट्स खुद से बनाओ, उसके आप खुद से लिखकर बनाना है नोट्स। एनी डाउट, आप अपने हाथों से लिखोगे, अपने हाथ से खुद लिखोगे, करोगे तो अच्छे से याद होता है। चलो सर फाइंड आउट करिए, किसी फिजिक्स से अभी केमिस्ट्री